हेलो डियर, वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार, क्योंकि हम लेकर आए हैं यहां पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का आप सभी जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए। तो चलिए, आज का यूनिट नंबर 3 का यह लास्ट प्रश्न होने वाला है और यह प्रश्न आज के वीडियो में मैं यही एक प्रश्न करने वाला हूँ, क्योंकि यह प्रश्न आप लोग देखिएगा अपने अपने क्वेश्चन बैंक में, चाहे आप किसी भी स्टेट से एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, किसी भी स्टेट से आप एग्ज़ाम दे रहे हो सेकेंड ईयर का और क्वेश्चन बैंक आपके पास अवेलेबल है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चंस बैंक में ये वाला क्वेश्चन एमएससी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आपको कितना बार पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, कम से कम आप 5 साल का देखिएगा तो उसमें से 2 से 3 बार तो ज़रूर मिल ही जाएगा यह क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा, समझिएगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, समझिएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि आप जो भी सेकेंड ईयर है तो प्लीज़ 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 आप लोग ये आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए कि पीछे वाला चीज़ें भूलते चलिए। आपको नहीं पीडीएफ, अगर आपको दिक्कत हो रहा है, बहुत सारा पीडीएफ हो गया होगा अभी तक, सभी सब्जेक्ट में लगभग 9-9, 10-10 वीडियो हो गए हैं, 9-9 वीडियो, तो आपको दिक्कत हो सकते हैं मोबाइल में। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि नर्सिंगज्ञान.com पर सब चीज़ अवेलेबल रहेगा, जाकर सीधा वहाँ पर आप पढ़िएगा, ना आपका मोबाइल में डाउनलोड करने का झंझट, न खोजने का झंझट, न कन्फ्यूजन का झंझट। ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ना हो नर्सिंगज्ञान.com पर जाइएगा और वहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल रहेगा। अभी धीरे धीरे काम चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, बाकी आप रिवीजन कीजिए तो वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइए और सीरियल वाइज वीडियो को रिवाइज करना शुरू कीजिए, ताकि आपको पता चले। एक बार में चीज़ें नहीं समझ रहे हैं तो दोबारा बार में जब आप देखेंगे, रिवीजन करेंगे तो समझ में आएगा। ऐसे में होगा क्या कि मैं पढ़ाते चलूँ और सभी सब्जेक्ट में 30-30 वीडियो हो जाएगा तो आपको रिवीजन करना कठिन होगा। तो इसलिए अभी से रिवीजन करते चलिए ताकि आगे दिक्कत आप लोग का नहीं होगा। जाहिर सी बातें है, जो जितना मेहनत करेंगे उनको उतना फल मिलेगा, उनको उतना अच्छा से क्लियर हो पाएगा सब चीज़। समझ गए? चलिए एमएससी के बारे में देखते हैं। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में वर्णन करने के लिए पूछेगा। चलिए देखते हैं। मेरे डियर, परिचय सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर यह एमएससी है क्या। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हम शारीरिक समस्याओं के डायग्नोसिस हेतु, निदान हेतु मरीज का शारीरिक परीक्षण करते हैं, इसी प्रकार से मानसिक रोगों के डायग्नोसिस व पहचान हेतु रोगी के व्यक्ति का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मानसिक स्थिति का परीक्षण किया जाता है। नॉर्मल तौर पर समझिए कि कोई व्यक्ति को बुखार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो बुखार नॉर्मल अगर नहीं कुछ दिनों से ठीक हो रहा है तो मरीज डॉक्टर क्या करते हैं, उससे पूछते हैं कि कितने दिन से बुखार लग रहा है, बुखार का प्रकृति कैसा है, मतलब कब कब आ रहा है, कब कब जा रहा है, ये सारे चीज़ें पूछते हैं और उसके शरीर के जाँच करते हैं, उसके कुछ डायग्नोसिस लिखते हैं और जाँच होता है और पता चलता है कि कौन सी बुखार है, टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है। ठीक है, पता चलता है। उसी प्रकार से अगर किसी का मानसिक रोग स्थिति है, किसी का मानसिक स्थिति में समस्या है, मीन्स मनोरोग है, तो अब मनोरोग में भी अलग अलग जो है कैटेगरी होता है। ठीक है, किसी को मनोरोग बहुत लंबा वाला होता है, किसी को बहुत विध्वंसक वाला होता है, किसी को जो है होता है वह मतलब अजीब तरीका का होता है। तो इस प्रकार से मनोरोग भी अलग अलग होते हैं। तो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो मनोचिकित्सक होते हैं, वह अपने टेक्निक के जरिए, तकनीकों के जरिए जो है व्यक्ति के मानसिक स्थिति, मतलब उसके मन की स्थिति का जांच करते हैं और वही जो है मानसिक परीक्षण, मानसिक स्थिति का परीक्षण होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से शारीरिक समस्या के लिए शारीरिक परीक्षण करते हैं, उसी प्रकार से अगर मनोरोग का समस्या है तो उसके मनोरोग का परीक्षण, मानसिक स्थिति का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल परीक्षण कि यह क्यों जरूरी है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे मानसिक स्थिति परीक्षण, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है क्या। मेरे डियर, मानसिक स्तर या मानसिक स्थिति का परीक्षण एक रोगी के मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करने की रूपरेखा है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि मानसिक स्तर परीक्षण या मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या है। तो सीधी सी बात है कि मानसिक स्तर परीक्षण मनोरोगी के मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करने का एक तकनीक है या एक रूपरेखा है। ठीक है,
जिसका प्रयोग कौन करता है? तो जिसका प्रयोग मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट जो मनोरोग के डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा इंटरव्यू के समय रोगी के मानसिक क्रियाशीलता का जांच किया जाता है कि व्यक्ति में क्या क्या चीज़ जो है कितना ज़्यादा एक्टिव है, कितना ज़्यादा नहीं एक्टिव है। जैसे इमोशन का जांच करते हैं, उसके विचारों का जांच करते हैं, उसके मन मूड के जो है उसके केंद्रता, कंसंट्रेशन के बारे में जानकारी लेते हैं, मेमोरी के बारे में जाँच करते हैं, जजमेंट पावर मतलब निर्णय की क्षमता आदि चीज़ों का वह मूल्यांकन करते हैं। और इन्हीं सभी का मूल्यांकन जो है क्या कहलाता है? मानसिक स्टेटस एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कहलाता है। चीज़ों को समझ गए कि किसी भी अगर व्यक्ति का मानसिक स्तर जांचना हो तो जो मनोचिकित्सक होते हैं वह एमएससी का उपयोग करते हैं। और एमएससी का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि रोगी का जो मानसिक क्रियाशीलता है, एक्टिविटी है, वह कैसा है उसका आकलन करने के लिए यह एमएससी किया जाता है। जैसे इमोशन का, थॉट का, मूड का, कंसंट्रेशन का, मेमोरी का, जजमेंट पावर का आदि चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं और फिर पता करते हैं कि व्यक्ति में क्या समस्या है, किस प्रकार के समस्या है मानसिक रोग का। ठीक है, तो यह एमएससी एक तरह का एग्जामिनेशन है, परीक्षण है जो किया जाता है मनोचिकित्सक के द्वारा इंटरव्यू के माध्यम से। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इंटरव्यू मैं आपको पहले पढ़ा ही दिया, इंटरव्यू के टेक्निक भी बता दिया हूँ, तो इंटरव्यू समझते ही हैं। अब यहाँ पे देखिए मानसिक स्तर परीक्षण की रूपरेखा। अब हम लोग वही तकनीक देखेंगे या रूपरेखा देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। कुल आपको ए से लेकर आई तक पॉइंट मिलेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कुल 9 पॉइंटें को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके आप जो है मेंटल स्टेटस के पॉइंटों को आप लिख पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में, वह होता है समान बाहरी रूप एवं व्यवहार। मतलब कोई व्यक्ति है उसका समान तौर पर बाहरी और बाहरी रूप मतलब उसके बाहर से जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वह कैसा दिखता है और उसका व्यवहार कैसा है, इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए जो है, इस चीज़ के स्थिति के पता करने के लिए जो है मनोचिकित्सक उसका जो है कुछ चीज़ें करते हैं, कुछ चीज़ें उनके अंदर देखते हैं रोगी के अंदर। तो पहला पॉइंट क्या याद रखिएगा? जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, मतलब व्यक्ति में समान बाहरी रूप को और व्यवहार को देखा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट ए नंबर में। अब कोई व्यक्ति में समान रूप और समान व्यवहार देखने के लिए क्या क्या चीज़ को हम लोग देखते हैं? तो चेतना स्तर, व्यक्ति में चेतना स्तर कैसा है, तभी तो हम जान पाएंगे कि व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति का चेतना स्तर गड़बड़ रहेगा, कॉन्शियस लेवल, तो ना वो ज़्यादा सोच पाएगा, ना समझ पाएगा, एकदम मंद बुद्धि की तरह एकदम जिधर बैठा रहेगा उधर ही बैठा रहेगा, उसका कॉन्शियस लेवल कमज़ोर रहेगा। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के व्यवहार और रूप के जांचने के लिए उसके चेतना स्तर को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग नहीं, मतलब जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो देखते हैं। तो चेतना स्तर में जो है क्या आता है कि व्यक्ति कितना ज़्यादा अचेतन है या आलसी है या चेतन है या मूर्खतापूर्ण है या आधी सोई हुई अवस्था में है। तो इन सब चीज़ों के जरिए व्यक्ति का चेतना स्तर का पता किया जाता है। ठीक है, ये सब याद रखिए कि समान रूप और व्यवहार ए पॉइंट है, उसमें बहुत सारे पॉइंट है आपको देखने को मिलेगा। उसमें पहला पॉइंट आता है चेतना कॉन्शियस। अगर किसी का कॉन्शियस अगर कोई साइकेट्रिस्ट जांचते हैं तो उसके अंदर अचेतन अनकॉन्शियस को देखते हैं, आलसीपना को देखते हैं, चेतन अवस्था को देखते हैं, मूर्खतापूर्ण स्थिति को देखते हैं और आधी सोई अवस्था को देखते हैं। अगर ये सब व्यक्ति में मिलता है मतलब उसके चेतना स्तर कैसा है इसको बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा। अब व्यक्ति के आप लोग जानते हैं किसी भी व्यक्ति के समान रूप जो है और उसके व्यवहार जो है पहनावा ग्रूमिंग से भी पता चलता है। ठीक है, अगर व्यक्ति का अच्छा रहेगा सब चीज़ तो उसका पहनावा भी बेटर होगा, बेटर सेंस में होगा। ठीक है, तो ही कहता है पहनावा। ग्रूमिंग जो होता है वह व्यक्ति के अंदर कैसे दिखता है, तो कोई व्यक्ति समान पहना हुआ रहता है, कोई अधिक दिखाना चाहता है और कोई मूर्खतापूर्ण जो है पहनावा पहना होता है फटा चिटा वाला। ठीक है, तो आप कोई भी साइकेट्रिस्ट होते हैं तो व्यक्ति के समान बाहरी और व्यवहार को देखने में उसको पहनावा को शामिल करते हैं और यह पहनावा बताता है व्यक्ति के स्थिति का कि व्यक्ति का समान और व्यवहार कैसा है, वही जो है व्यक्ति को पहनावा बताता। नहीं कहता है कि यह व्यक्ति वेल मेंटेन है, मतलब इसका ग्रूमिंग पहनावा अच्छा है। ठीक है ना, तो ही है या समान है या अधिक दिखाने वाला है या मूर्खतापूर्ण वाला पहनावा है। ठीक है, तो दूसरा पहनावा याद रखिएगा। तीसरा याद रखिएगा कि व्यक्तिगत स्वच्छता। मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ।
अगर आपको सीधा अगर कुछ नहीं याद रहे आप इन सब चीज़ों को अगर छोड़ भी देते हैं तो कम से कम ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ, बाहरी समान बाहरी रूप एवं व्यवहार। समान बाहरी रूप एवं व्यवहार में पहला चेतना है, दूसरा पहनावा है, तीसरा व्यक्तिगत स्वच्छता है और चौथा व्यक्तिगत आदतें हैं। पाँचवा में प्रवेश की स्थिति है, छठा में साक्षात्कार के दौरान अवस्था है और सातवां है चेहरे की अभिव्यक्ति है, आठवां है चाल है और नौवां है निकटता सौहार्द है और 10वां है तान प्रतिष्ठ भूमि क्रियाएं और 11 है दृष्टि संपर्क तथा दृष्टि संकेत। ठीक है, तो ये नंबर में 11 पॉइंट है, समझिए। अब इस 11 पॉइंट को अलग अलग तरीके से बताया गया है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार के चीज़ें दर्शा सकता है किस पॉइंट में। ठीक है, जैसे मैंने 2 तक आप लोग को बता दिया है पहनावा कैसा होगा। तीसरा है व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब होता है पर्सनल हाइजीन। अब किसी भी व्यक्ति में आप उसके व्यक्तिगत स्वच्छता देख के बता सकते हैं कि व्यक्ति का मानसिक स्थिति कैसा है और यह व्यक्तिगत स्वच्छता व्यक्ति के बाहरी रूप को और व्यवहार को बताता है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता में पर्याप्त है या अपर्याप्त है या बिल्कुल गंदा है, इस चीज़ से पता कर सकते हैं व्यक्ति के स्वच्छता को कि कैसा है, पर्याप्त है या अपर्याप्त है या बिल्कुल गंदा है। ठीक है, चौथा है व्यक्तिगत आदतें, पर्सनल हैबिट। किसी भी व्यक्ति के अगर आप उसके बाहरी चीज़ों को और व्यवहार को देखना चाहते हैं तो उसका हैबिट भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, व्यक्तिगत आदतें। व्यक्तिगत आदतें का मतलब है कि खाने की कैसी मात्रा है, खाने का क्या तरीका है, सोने का कितना अवधि है, मल मूत्र कैसे उत्सर्जन कहता है, तो ये सब व्यक्ति का खुद का आदत होता है। अगर इन सभी आदतों में व्यक्ति का जो है बदलाव दिखे तो समझिएगा कहीं ना कहीं उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, और ये सब चीज़ व्यक्ति के बाहरी और व्यवहार को, बाहरी रूप और व्यवहार को भी बताता है। पाँचवा में है प्रवेश स्थिति, इंटरिंग कंडीशन। प्रवेश स्थिति का मतलब होता है कि जैसे हम किसी भी रूम में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जब तक हमसे परमिशन हमको नहीं मिलेगा कि हाँ कम इन, हम आज्ञा लेकर नहीं जाएंगे तो ये गलत है। अगर हम डायरेक्ट घुस जाते हैं मीन्स कहीं ना कहीं हमको जो व्यवहार है वो गलत व्यवहार है। ठीक है ना, अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं ना वह इस चीज़ को बहुत ज़्यादा केयरफुली देखते हैं कि जो बच्चा इंटरव्यू देने आया है वह गेट पर परमिशन लिया है या नहीं लिया है, या सीधा आ गया है, या जो गार्ड था उससे धक्का मुक्की करके आया है कि नहीं पहले हम इंटरव्यू देंगे। तो यह सब व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाता है। तो व्यक्ति के प्रवेश स्थिति को अगर जांचना हो तो उसमें देखना चाहिए कि उसकी अपनी इच्छा से आई है या वह बलपूर्वक आया है या प्रेरित करके लाया गया है। होता यह है कि कितना को अपनी इच्छा से जाता है इंटरव्यू में, कितना होता है कि बलपूर्वक जाता है, मतलब जोर लगा के गार्ड उड को साइड करके रूम में सीधा प्रवेश कर जाएगा, कहेगा कि नहीं पहले हम इंटरव्यू देंगे, तो बलपूर्वक। या फिर जो इंटरव्यू लेने वाला है वही खुद उसको प्रेरित करके लाया गया है, तो इस चीज़ से हम प्रवेश की स्थिति देखते हैं। ठीक है, छठा है साक्षात्कार के दौरान अवस्था, पोस्ट्यूर। अब इंटरव्यू के दौरान व्यक्ति का जिसका मेंटल स्टेटस का एग्जामिनेशन हो रहा है उसका स्थिति इंटरव्यू के दौरान कैसा है, ये बताता है कि इंटरव्यू के दौरान खुली है या बंद है। ठीक है, तो यह व्यक्ति के अवस्था को बताता है। ठीक है, सातवां है चेहरे की अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन। अब आप जब जाते हैं इंटरव्यू में तो आपके व्यवहार में, आपके समान रूप में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, डरा डरा सा रहता है, तो उसका फेशियल चेहरा जो है झुका हुआ होगा इंटरव्यू वाले के सामने। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके अंदर मानसिक स्थिति बिल्कुल मजबूत होता है, तो वह डरेगा नहीं और एकदम आँख में आँख मिला के वो बातें करेगा और जवाब देगा। तो चेहरे की अभिव्यक्ति जानने के लिए हम देखते हैं कि चेहरा खुशनुमा चेहरा है, आँखें बंद करके लोग रखता है, कितना भाव विहीन होता है, कितना चिंतित होता है, कितना उदास होता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन में ये सब चीज़ें होता है ना, तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग देखते हैं व्यक्ति के अंदर, और जो भी साइकेट्रिस्ट होते हैं वह चेहरे के अभिव्यक्ति में ये सब चीज़ें देखते हैं। आठवां में है चाल। अब व्यक्ति के व्यवहार और उसके समान रूप को पता करना है तो उसको चाल को देखिए, उसके चाल कैसा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे कदमों में विश्वास रखते हैं और आराम से चलते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काफ़ी तेज़ से चलते हैं और लड़खड़ा जाते हैं, लड़खड़ाहट भरी रहता है। तो इस प्रकार से हम चाल से भी व्यक्ति को पकड़ सकते हैं, उसके व्यवहार को, उसके समान रूप को। ठीक है, तो चाल भी बताता है।
नौमा है निकटता सौहार्द। निकटता सौहार्द का मतलब होता है कि व्यक्ति का सौहार्द कैसा है, कैसा वह शांति में है या बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत हो रहा है सौहार्द बनाने में, यानी वह तुरंत सौहार्द बना लेगा या कठिन से या स्थापित नहीं कर पाएगा। मतलब वह तालमेल कैसा बना पाएगा, या तुरंत बना लेता है या कठिन होता है बनाने में या स्थापित कर ही नहीं पाएगा सौहार्द। तो ये नौमा पॉइंट होगा। 10वां है तान प्रतिष्ठभूमि क्रियाएं, मतलब कैटाटोनिक एक्टिविटीज़। व्यक्ति में कैटाटोनिक एक्टिविटीज़ देखने का मतलब होता है कि वह व्यक्ति स्वयं के अपने आप से जो है काम कर रहा है, या वह आज्ञाकारी है, या नकारात्मक वृत्ति वाला है, या अत्यधिक सहयोग वाला है। तो यह कैटाटोनिक एक्टिविटीज़ में व्यक्ति को ये सब चीज़ें दिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 11 और लास्ट में है दृष्टि संपर्क अथवा दृष्टि संकेत। अब हम किसी के समान रूप या व्यवहार को चेक करते हैं तो उसके दृष्टि संपर्क को और दृष्टि संकेत को, मतलब आई कांटेक्ट और आई जो है संकेत को हम लोग कैसे देखते हैं। कोई लोग होते हैं जो समान रहते हैं, कोई अस्थिर होते हैं, कोई अटपटे होते हैं और कोई बिल्कुल कठिन होता है जो सबसे संपर्क नहीं साध पाता है। तो इस प्रकार से ये 11 पॉइंट को हम लोग ए नंबर में लिखेंगे। समान रूप और व्यवहार के स्थिति को चेक करने में यह 11 पॉइंट, यह 11 तरीके से व्यक्ति के व्यवहार को और समान रूप को, स्थिति को हम लोग या जो भी साइकेट्रिस्ट होते हैं वह जांचने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ए नंबर समाप्त हो गया। बी नंबर में है आवाज़ व बात करना। किसी व्यक्ति में स्पीच एंड टॉक कैसा है, इस चीज़ को हमें पता करना है कि मतलब आवाज़ और बात कैसा कर रहा है व्यक्ति। तो इस चीज़ के पता करने के लिए भी अलग अलग पॉइंट है, देख लीजिए। पहला है बोलने की प्रक्रिया, व्यक्ति बोल कैसे रहा है, इसका प्रोसेस कैसा है, या वह स्वतः बोलने लग रहा है, या हिचकिचा के बोल रहा है, या बिल्कुल मौन रह रहा है। तो सबसे पहले आवाज़ व बात करने की जो जाँच है उसमें सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि व्यक्ति का बोलने की प्रक्रिया, मतलब व्यक्ति बोलने कैसा बोल रहा है, या वह ऑटोमेटिक शुरू हो जा रहा है बोलने के लिए, या हिचकिचा के बोल रहा है, या बिल्कुल बोल ही नहीं रहा है मतलब मौन है। तो यह बोलने की प्रक्रिया को हम लोग जांचते हैं, आवाज़ व बात करने की स्थिति को। ठीक है। दूसरा है अब हम दर को जांचते हैं कि कोई व्यक्ति बात या आवाज़ जो है किस दर से कर रहा है, या वह समान तौर पर कर रहा है, या मंद गति से कर रहा है, या बहुत तेज़ी से कर रहा है। तो इन तीनों के से हम लोग पता करते हैं कि व्यक्ति में आवाज़ व बात करने की स्थिति कैसा है, समान है, मंद है या तीव्र है। तो यह दर को पता चलता है, किसका दर, आवाज़ व बात करने की दर। ठीक है। आवाज़ व बात करने की प्रतिक्रिया समय, मतलब व्यक्ति कैसा रिएक्ट कर रहा है आवाज़ व बात के समय, समान तौर पे कर रहा है, या अति अल्प मतलब बिल्कुल थोड़ा कर रहा है, या देर से दे रहा है, या अस्पष्ट दे रहा है। मतलब व्यक्ति बात करते समय कैसा प्रतिक्रिया दे रहा है, उसका प्रतिक्रिया समय कैसा है, या वह जवाब जो है देरी से दे रहा है, या फिर अति जो है अल्प दे रहा है, या नॉर्मल जैसा देना चाहिए वैसा दे रहा है, या अस्पष्ट दे रहा है। तो यह बात व आवाज़ करने की प्रतिक्रिया के समय को बताता है, हम जांच सकते हैं। यह सब के सब व्यक्ति के मानसिक स्थिति को बताता है। ठीक है। यह देखिए, यह बहुत नज़दीकी क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। चौथा है अस्पष्टता व समानता। अब कोई व्यक्ति जो आवाज़ दे रहा है, जो बात कर रहा है, उसमें कितना ज़्यादा क्लियरिटी और रिलेशन है, मतलब वह व्यक्ति बात को स्पष्ट ढंग से, आवाज़ को स्पष्ट रूप से संबंधित करके बोला है नहीं बोला, या संपर्कहीनता है, मतलब उसमें कोई भाव नहीं है। तो ये भी हो सकता है। अगर कोई भाव नहीं होगा, संपर्कहीन होगा, तो व्यक्ति का मानसिक स्थिति गड़बड़ होगा। अगर वह स्पष्ट और संबंधित होगा तो बिल्कुल उसका मानसिक स्थिति सही होगा। पाँचवा है प्रासंगिक। प्रासंगिक का मतलब होता है रिलीवेंस, मतलब पूर्ण प्रासंगिक है, कभी कभी अप्रासंगिक, पूर्ण अप्रासंगिक। तो प्रासंगिक होनी चाहिए आपके आवाज़ व बात करने की जो टोन होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, ताकि अगर आप कुछ भी बोल देंगे तो इसका मतलब आपके अंदर आपका स्टेबिलिटी नहीं है, आपके अंदर आवाज़ व बात करने की कैपेसिटी कम हो गया है, तो यह आपके मानसिक स्थिति को बताएगा। अगर आप बिल्कुल प्रासंगिक रूप से जवाब देते हैं तो क्या होगा, सही होगा। अगर थोड़ा थोड़ा मतलब कभी कभी आप अप्रासंगिक भी कर दे रहे हैं या पूर्णतः अप्रासंगिक ही कर रहे हैं, तो यह आपके मानसिक स्थिति के आवाज़ व बात करने की स्थिति को बताता है। ठीक है।
एंड छठा है यहाँ पे बोलने का तरीका। आपके बोलने, आप बात कर रहे हैं किसी से या आपके जो साइकेट्रिस्ट जो इंटरव्यू ले रहे हैं और एमएससी कर रहे हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपके बोलने का जो बात व आवाज़ का जो टेक्निक है जिसको जांच करना है कि बात और आवाज़ को कैसे जांच करें किसी व्यक्ति में, तो आपके बोलने का तरीका से आपके आवाज़ को और आपके बात करने की शैली को कोई जो है जांच सकता है। ठीक है, तो बोलने का तरीका, क्या आप प्रलोभन वाला बोली बोल रहे हैं, मतलब किसी को लोभ में फंसाने वाला मीठा बोली, या धमकी भरा बोली बोल रहे हैं, या आदेश देने वाला बोली बोल रहे हैं, तो यह बोली जो है व्यक्ति के बात करने का और उसके आवाज़ यानी टोन को बताता है, बोलने का तरीका को। ओके, सातवां देखिएगा, लहजा और प्रबलता। व्यक्ति के अंदर लहजा मतलब किस लहजे में बात कर रहा है, नहीं कहता है कि व्यक्ति किस लहजे में बात कर रहा है। प्रबलता, वॉल्यूम, मतलब व्यक्ति का जो आवाज़ और बात करने की जो प्रबलता होगा, जो टोन होगा, वह कैसे होगा, तो समान हो सकता है तो अच्छा होगा, बहुत ऊपर होगा तो भी गड़बड़, और बहुत नीचे होगा फिर भी गड़बड़। यानी नॉर्मल है तो व्यक्ति ठीक है, अगर ये दोनों हो रहा है, ज़्यादा प्रबलता वॉल्यूम में बोल रहा है फिर भी गड़बड़ है, ज़्यादा टोन में बोल रहा है फिर भी गड़बड़ है, कम में बोल रहा है फिर भी गड़बड़ है, तो ये लहजा और प्रबलता को बताता है। और इस प्रकार से 7 पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा किस चीज़ के, बोलने, आवाज़ व बात, आवाज़ व स्पीच एंड टॉक व्यक्ति कैसा कर रहा है, इसको पता करने के लिए हम 7 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अब इस वीडियो को अगर कोई व्यक्ति एक ही बार देखेगा तो उसको 100% मैं कह रहा हूँ कि नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और PDF पढ़ के समझने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सब चीज़ें आप लोग को मैं बार बार कहता हूँ कि कम से कम, जैसे मैंने यहाँ पर आपको देखा, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि बी ऑप्शन है, ये मेन पॉइंट है बी ऑप्शन का। ठीक है, तो आवाज़ व बात करना है, स्पीच और टॉक करना। तो स्पीच और टॉक को हम कैसे पता करेंगे कि किस व्यक्ति में कैसा स्पीच और टॉक है, तो इसके लिए हम नीचे 7 पॉइंट देखे हैं। अब ये 7 पॉइंट में भी कुछ कुछ चीज़ें दिया गया है जिससे व्यक्ति को हम समान, अधिक या कम या बेसी को बताते हैं। तो कम से कम आप इस बी पॉइंट के 1 नंबर जो दिया गया है बोलने की प्रक्रिया, 2 है दर, 3 है प्रतिक्रिया समय, चौथा है स्पष्ट व संबंध, 5वां है प्रासंगिकता, बोलने के तरीका, और 7वां है लहजा और प्रबलता। तो कम से कम ये पॉइंट सबको जरूर ध्यान में रखें। अगर मान गए ये चीज़ नहीं याद रहता है, ये चीज़ नहीं याद रहता है, तो आप इसको आराम से सिर्फ यही वाला याद रखिए जो मेन सीरियल दिया गया है। ठीक है ना, बाकी अगर आपको ये याद रहेगा तो आप ये ऑटोमेटिक लिख लेंगे, क्योंकि इस पॉइंट से ही रिलेटेड, इस पॉइंट से ही रिलेटेड ए है। अब कोई व्यक्ति का बोलने का तरीका क्या हो सकता है, या तो किसी को लोभ देने वाला, प्रलोभन वाला हो सकता है, या धमकी भरा बोलने का तरीका हो सकता है, या आदेश देने वाला कि किसी को आदेश दे रहा है ऐसा बोलेगा, तो इस प्रकार से बोलने का तरीका हो सकता है। तो अगर आपको ये याद है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसी प्रकार से लहजा और प्रबलता है, तो आपको कैसा लहजा और प्रबलता होनी चाहिए आवाज़ व बात करने में, तो यह बताता है समान होना चाहिए, या ऊपर है या नीचे है, तो इस चीज़ से पता चलता है। तो ये आप नॉर्मली लिख सकते हैं, मेन आपको ये याद करना है सीरियल वाला। ठीक है, अब बी के बाद हम लोग आते हैं सी नंबर में, मूड के बारे में, मनोदशा के बारे में, यानी मन के बारे में। अब किसी व्यक्ति के मन कैसा है, इसको हम लोग कैसे जांचेंगे, तो उसके मनोदशा के प्रकार, मूड के प्रकार। अब व्यक्ति के मूड कैसा है, मूड के प्रकार से हम लोग जान सकते हैं। जैसे व्यक्ति चिंतित है, या डरा हुआ है, या बहुत ज़्यादा उग्र है, या उदासीन है, या बहुत ज़्यादा खुश है, तो ये मनोदशा के प्रकार को हम लोग यहाँ से पकड़ सकते हैं कि व्यक्ति का मनोदशा कैसा है, मूड के पता करने के लिए। ठीक है, अब है दूसरा मनोदशा की बनावट, कंसिस्टिंग ऑफ मूड, व्यक्ति का मन जो है कैसा बन रहा है, इसको भी हम लोग पकड़ सकते हैं। तीसरा है मनोदशा का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ मूड, व्यक्ति का जो मन का स्थिति है, या क्या वह अस्थायी है उसमें, या वो परिवर्तन हो रहा है बार बार, तो इस चीज़ को हम पता कर सकते हैं व्यक्ति के मनोदशा के स्थायित्व को। ठीक है, उसी प्रकार से अब आइए डी नंबर में। डी नंबर में है विचार। अब किसी के व्यक्ति के विचार को हमें पता करना हो, मन की स्थिति को जांचने के लिए, तो विचार में हम लोग कैसा कैसा चीज़ों को जांचेंगे। सबसे पहले कंटेंट्स ऑफ थॉट, विचारों की विषय वस्तु। अब व्यक्ति का विचार का विषय वस्तु कैसा है, इच्छाएं हैं, या उत्पीड़न है, या आत्महत्या है, या असहायता है, निराशा है, अपराध वाला है, व्यर्थता है, गौरव विषय वाला है, या विनाश वाला है। विषय वस्तु को हम लोग पता करते हैं। किसी भी विचार के विषय वस्तु को पता करके हम व्यक्ति के अंदर के विचारों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति का विचार हो सकता है अपराध वाला भी, निराशा वाला भी, असहायता वाला भी, आत्महत्या वाला भी, उत्पीड़न वाला भी, ठीक है, विनाश वाला भी। ये सब तरह के जो है व्यक्ति के विचार हो सकते हैं, और यह विचार के विषय वस्तु होता है। ठीक है,
तीसरा है विचारों का स्तर। अब व्यक्ति के विचार का स्तर कैसा है, क्या वह शंका वाला है, शंका कर रहा है अब विचार के माध्यम से, या उसका विचार में भ्रम उत्पन्न हो रहा है, या उसके विचार में कोई अपराध उत्पन्न हो रहा है, या उसके कोई रोग से रिलेटेड कोई भ्रम हो रहा है विचार में, या उसके अंदर भ्रम है, कोई भी चीज़ का भय है कोई भी चीज़ को लेकर। तो यह विचारों का स्तर होता है। तो अगर हमें विचार का स्तर पता करना होगा तो हम देखेंगे कि उसमें कोई विकार नहीं तो है शंका का, या विभ्रम है, या अपराध है, या रोग भ्रम है, या फोबिया का कोई स्तर है। तो ये सब विचारों का स्तर बताता है, कंटेंट ऑफ लेवल बताता है। ठीक है। अब विचार की धारा कैसा है, व्यक्ति थॉटफुल है या उसका विचार बहुत ज़्यादा उड़ रहा है इधर से उधर, या फिर वो नियोलॉजिज्म है, अर्थहीन शब्दों का रचना कर रहा है। तो इस प्रकार से विचार का धारा क्या है, प्रोग्रेशन लेवल को हम लोग पता कर सकते हैं। तो यह जो है विचार को पता करने का, विचार की स्थिति को पता लगाने का, थॉट का यह तीसरा पॉइंट है और यह आपके समाप्त हो गया। ठीक है। इन नंबर में देखिएगा अवबोधन, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है कि किसी में भ्रम है, भ्रांतियां हैं, विभ्रम है, गलत धारणाएं हैं, आत्मवंचना है, आत्म अनुभवहीनता है। इस सब के जरिए हम किसी के परसेप्शन, अवबोधन करने की शक्ति को पता कर सकते हैं। ठीक है, कि व्यक्ति में परसेप्शन करने की क्षमता कितना ज़्यादा गड़बड़ है, इस चीज़ से, भ्रम से, भ्रांति से, ठीक है ना, डेलूजन से, गलत धारणाएं से, आत्मवंचन से, आत्म अनुभवहीनता से हम पता कर सकते हैं परसेप्शन के माध्यम से, अवबोधन के माध्यम से। चीज़ों को समझ गए। चलिए, एफ है अंतर्दृष्टि, इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है कि अपने अंदर के मानसिक स्थितियों के बारे में पता होना, अपने आप को समझना। तो रोगी द्वारा अपने व्यक्ति, स्थान, रोग के कारण व रोग की वर्तमान स्थिति को समझने की क्षमता अंतर्दृष्टि कहलाती है। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है कि व्यक्ति को अपने खुद के बारे में पता होना कि वह व्यक्ति कहाँ है, किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है, कैसे स्थान पर है, उसके अंदर रोग का कारण क्या है, ठीक है, उसके अंदर वर्तमान में कौन सा रोग है। इन सब को अगर वह खुद को लिए समझ रहा है, मतलब उसके इनसाइट पावर सही है और यह व्यक्ति को उसके मन के स्थिति को भी बताता है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर, अपने इनसाइट में अपने चीज़ों को, अपनी स्थिति को, अपने रोगों के बारे में नहीं समझ रहा है, मतलब उसका इनसाइट फेल हो गया है, कहीं ना कहीं वो उसका मानसिक प्रॉब्लम है। तो अगर मन की स्थिति को जानना है तो इनसाइट भी एक महत्वपूर्ण चीज़ें है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ध्यान संकेंद्रण, कॉन्सेंट्रेशन। अगर किसी व्यक्ति को आपको जानना है कि व्यक्ति कितना ज़्यादा ध्यान केंद्रण कर रहा है तो उसको रोगों का ध्यान जो है स्थिर हो सकता है या अस्थिर हो सकता है। जो रोगी होता है उसका ध्यान या तो स्थिर हो सकता है या अस्थिर हो सकता है और इससे उसके मन की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। अगर वो उसका मन स्थिर होगा तो उसका मानसिक स्थिति सही होगा, अगर उसका मानसिक स्थिति गड़बड़ होगा तो उसका जो ध्यान होगा वह अकेंद्रित होगा, मतलब अस्थिर होगा। ठीक है। एंड सेकेंड लास्ट है स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर। अब किसी व्यक्ति के अंदर आपको अगर मेमोरी जानना है, उसके मन की स्थिति को भी बताता है। अगर व्यक्ति का मेमोरी सही है, मतलब सब चीज़ उसको याद है, उसके अंदर मेमोरी कैपेसिटी बढ़िया है, तो वह अच्छा से सब चीज़ बताएगा, पुराने चीज़ों को भी याद कर लेगा अच्छा से और याद रख पाएगा। लेकिन जहाँ भी उसका मेमोरी लॉस होगा, मेमोरी पावर डाउन होगा, तो कहीं ना कहीं उसका मानसिक स्थिति उत्पन्न होगा, वह मंदबुद्धि या एमनेसिया, मेमोरी लॉसेज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जिससे होता यह है कि व्यक्ति का मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाता है। तो मानसिक स्थिति के परीक्षण के लिए मेमोरी का भी जो है स्थिति का परीक्षण किया जाता है। व्यक्ति की वह योग्यता जिसके द्वारा मस्तिष्क में जो भी एकत्रित सूचना है, जमा सूचना है, उसको मस्तिष्क के चेतन में दोहराया जा सके, स्मरण शक्ति कहलाता है। स्मरण शक्ति का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति के अंदर का वह योग्यता जो अपने पूर्व के सूचनाओं को मस्तिष्क में एकत्रित करके रखता है और ज़रूरत पड़ने पर चेतन मन में दोहराता है, मतलब बुलाता है, लाता है, वही स्मरण शक्ति कहलाता है। ठीक है। तो स्मरण शक्ति से भी किसी व्यक्ति के हम जान सकते हैं उसके मन के स्थिति को। 9वां नंबर है यानी आई नंबर का है जजमेंट पावर, कैपेसिटी पावर। अगर व्यक्ति के किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति द्वारा प्रति स्थिति का आकलन व प्रतिक्रिया करने की योग्यता निर्णय क्षमता कहलाती है। यह व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, ज्ञान, एकाग्रता व जागरूकता पर निर्भर करती है। इसका आकलन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब देखिए, व्यक्ति का निर्णय क्षमता जो है आप अनेकों तरीके से कर सकते हैं। कैसे? तो व्यक्ति के बुद्धि कैसा है, ज्ञान कैसा है, उसका एकाग्रता कैसा है, उसका
जागरूकता कैसा है, इससे व्यक्ति के निर्णय क्षमता पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। और व्यक्ति का निर्णय क्षमता व्यक्ति के जो है स्थिति को, मानसिक स्थिति को बताता है। जो अपने कामों, अपने लक्ष्यों के प्रति अगर सजग है, वह निर्णय ले पा रहा है, वो समायोजन बना पा रहा है, तो उसका निर्णय क्षमता बेहतर होगा, जजमेंट पावर, तो उसका मानसिक स्थिति भी सही होगा। लेकिन व्यक्ति अगर अपने निर्णय को नहीं ले पा रहा है, अपने कामों को जो है डिसीजन लेने में उसको कठिनाई हो रहा है, मतलब उसको जो है निर्णय लेने की क्षमता लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में वह जो है मानसिक स्थिति गड़बड़ाएगा और वह मनोरोग का पेशेंट बन जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुल ए से लेकर आई तक मैंने पॉइंटें बताया, और इन सब पॉइंट को याद रखकर आप किसी भी व्यक्ति के मन के स्थिति को जाँच सकते हैं। कौन कौन पॉइंट है एक बार रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए। निर्णय क्षमता था, स्मरण शक्ति था, कंसंट्रेशन ध्यान केंद्रण था, इंसाइट था, ठीक है, परसेप्शन अवबोधन था, उसके बाद विचार है, उसके बाद है आपका यहाँ पे मनोदशा मतलब मन की स्थिति है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट है आपका, देखिएगा यहाँ पे आवाज़ व बात करने का तरीका को जांच कर सकते हैं, पता कर सकते हैं उसके चीज़ों को। और फर्स्ट वाला है समान रूप और समान बाहरी रूप और व्यवहार पता करने के लिए हम इन सब चीज़ों को यानी कुल 9 पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकता है उस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तो आप आराम से मानसिक स्तर का परीक्षण कर सकते हैं, या ऐसे ही मानसिक स्तर का परीक्षण होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा होगा, इसलिए मैंने आज एक ही क्वेश्चन कराया है। इसको आप लोग कम से कम 2 बार जरूर देखिए, तब जाके समझ में आएगा, तब जाके PDF पढ़िएगा तो आपको क्लियर होगा। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक धन्यवाद, टेक केयर।